नमस्कार। स्वस्थ देश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय सारा विश्व कोविड-19 महामारी से ग्रस्त है और हर एक के जीवन के अंदर कोविड-19 की वजह से पूरा बदलाव आ गया और पिछले 9-10 महीने से हर आदमी इस चीज़ को लेकर परेशान है। पर जैसे जैसे समय गुजरते जा रहा है, सब जने कोविड-19 के बारे के अंदर जानते जा रहे हैं और यही कारण है कि आज उसके प्रिकॉशंस के अपने को तरीके भी पता है, इलाज में भी सुधार हुआ है और धीरे धीरे उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी व्यक्ति जानने लगा है। मन में घबराहट जब भी होती है जब व्यक्ति को उसके बारे में ज्ञान नहीं होता, पर धीरे धीरे घबराहट व्यक्ति को कम होती जा रही है क्योंकि उसके बारे में ज्ञान होता जा रहा है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कि कोविड-19 के फ्यूचर क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं इसकी थ्योरी के बारे में आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार महावर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एसएमएस में कार्यरत है। डॉक्टर महावर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, बुलाने के लिए बहुत। जैसे मैंने बताया कि पिछले 9 महीने से बहुत सारी धीरे धीरे थ्योरीज बदलने लगी। लोगों को उसके स्प्रेड के बारे में भी पता चलने लगा कि कोविड-19 वायरस किस तरीके से स्प्रेड होता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करता है, पर कुछ परिवर्तन आने लगे। तो मैं सबसे पहले छोटी सी बात से शुरू करता हूं कि जो स्प्रेड का इनिशियल था कि जो ड्रॉपलेट से जो स्प्रेड है, फिर धीरे धीरे आया कि ये एयर से भी, एयरबॉर्न भी है, इसके अंदर इन्फेक्शन जाता है। आज लेटेस्ट संक्षिप्त में स्प्रेड जो वायरस का है वो कितने समय तक रह सकता है? आपने जो सर सवाल किया, बहुत ही वाजिब सवाल किया है। हम जो भी डिस्कस करेंगे वो इंटरनेशनल जर्नल्स है, 4 जर्नल्स होती है हमारे मेडिकल साइंस में जिनका बहुत नाम होता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन NSGM, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल BM से, थर्ड होती है JAMA जामा अमेरिका की जो जर्नल होती है, और द लैंसेट। 4 जर्नल के जो भी आर्टिकल्स इन 8 या 9 महीने में आए वर्ल्ड के टॉप लेवल के, हम उनके आधार पे ही हम बात करेंगे। आपने जो कहा है कि पहले ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, बिल्कुल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का, क्योंकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो ड्रॉपलेट बड़ी बनती है, तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाती नहीं है। सेकंड चीज़, एरोसोल इन्फेक्शन की एक थ्योरी आई थी और उसमें लैब में जनरेट करके देखा गया था, एरोसोल बने थे, लेकिन ह्यूमन में एरोसोलाइजेशन के अपने पास कोई प्रूफ नहीं हुआ है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, कार्डबोर्ड पे, स्टील के बर्तन पर, ग्लास पर ये 24 घंटे तक रह सकता है नॉर्मल परिस्थितियों में। हम लोग अभी नहीं बोल रहे कि गर्मी और सर्दी की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल परिस्थितियों में ये 24 घंटे तक रह सकता है, किसी चीज़ में 48 घंटे तक रह जाता है, लेकिन टेम्परेचर का डेफिनेटिव फर्क पड़ता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ मेटल है जैसे कॉपर है, तो उसमें इस 6 से 8 घंटे तक ही रह पाता है। ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये वर्ल्ड फेमस जर्नल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हम नॉलेज जो गैदर्ड करते हैं मेडिकल साइंस में ये फेमस जर्नल से ही लेते हैं हम लोग। डॉक्टर महावर, 2-3 चीज़ें व्यक्ति के बड़े कॉमन काम में आती है। पहली चीज़ करेंसी नोट, दूसरी चीज़ न्यूज़पेपर। आदमी सबसे पहले सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है और दिन भर अपने करेंसी को काम में लेता है, और दोनों से लोगों को बड़ा डर है। एक्चुअल फैक्ट क्या है कि जो न्यूज़पेपर से स्प्रेड कितने घंटे तक, पहली चीज तो हो सकता है, नहीं हो सकता है तो सेफ पीरियड कितना मानते हैं कि आप आराम से यूज कर सकते हैं? और करेंसी, लोग बाग आज की तारीख के अंदर नोट को हाथ लगाते हुए डरते हैं। एक्चुअल स्थिति क्या है? एक्चुअल स्थिति ये है सर कि जो भी अपना न्यूज़पेपर छपते हैं जनरली स्टेलाइज कंडीशन में ही छपते हैं। दूसरा, हैंडलिंग बहुत ही कम यूज होता है। जब से कोरोना के बारे में पता चला है तो सावधानियां बहुत ज़्यादा बरत रहे हैं। जो हॉकर्स भी होता है वो भी हम लोग देखते हैं सुबह मास्क पहन के आता है, हाथों में ग्लव्स पहन के आता है। अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, चाहे वो जहाँ पे छपता हो वहाँ कोविड पॉजिटिव है, उसके वहाँ सिम्टम्स हो, खांसी हो, जुकाम हो, ड्रॉपलेट प्रोडक्शन कर रहा हो, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना लंबा होता है न्यूज़पेपर का, इसको गर्म भी करते हैं, इसको पूरा डाई भी करते हैं और फिर अपने हाथ में आता है। तो ये मैं समझता हूँ जहाँ तक न्यूनतम लेवल का स्प्रेड होगा। करेंसी नोट के सर न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। अगर करेंसी नोट की बात करते हैं हम, तो करेंसी नोट में अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है, कफ फीवर कोल्ड है, तो उससे फैलने की संभावना को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी न्यूनतम ही होगा, क्योंकि अधिकतर जो पेशेंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, अपने घर में रहने लग जाते हैं। तो करेंसी, और जहाँ डिजिटल करेंसी का आजकल सवाल है, तो इसलिए इसका भी बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं होता स्प्रेड में। स्प्रेड में सबसे ज़्यादा रोल होता है सिम्टोमेटिक पेशेंट हो, 2 गज के अंदर आप उसके पास बैठे हुए हो, खाना खा रहे हो, साथ में पार्टी में हो, तो फैलने की सबसे ज़्यादा संभावना ही वहीं से होती है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी से मिलते हो, टाइम ऑफ कांटेक्ट
एंड क्लोज्ड एनवायरनमेंट की कितनी वैल्यू है स्प्रेड में? बिल्कुल, आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है सर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्लोज कॉन्टैक्ट जब हम लोग देखते हैं कि सर हम घर में हैं, 5 मेंबर है, किसी घर में 2 पॉजिटिव आए, किसी में पाँचों के 5 आ गया। अगर क्लोज एनवायरमेंटल है, क्लोज घर है, तो वहाँ पे पूरे फैमिली मेंबर फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर खुला होता है तो जो वायरल होता है, वायरल डिस्पर्स हो जाता है तो संभावना कम होती है। दूसरा, टाइम ड्यूरेशन की बात। टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग थ्योरी है सर। कोई ये कहता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वायरस, हाई वायरल लोड है, या किसी मशीन पे है, जैसे आईसीयू में कोई पेशेंट है, अगर वो एनआईवी सपोर्ट पे है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे, वहाँ से हवा निकल रही है उसके, वहाँ से वायरस प्रोड्यूस हो रहा है, तो हो सकता है मे बी द कॉन्टेक्ट टाइम 15 मिनट से लेकर आधे घंटे में वो अफेक्टेड हो जाए। जनरली पर नॉर्मल बातचीत में, सामान्य बातचीत में, पार्टी वगैरह में जनरली 1 घंटा से 2 घंटे का टाइम है कि 1-2 घंटे अगर आप क्लोज रहते हो तो संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। ये जो आपने बात की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी व्यक्ति से मिले तो कम समय पे मिलें और क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर मिलने की कोशिश ना करें। अगर मिलना भी है आपको तो ओपन में रखें, भले मास्क पहन रखा हो, फिजिकल डिस्टेंस ये तो रखना ही है कहीं भी हो, पर फिर भी आप क्लोज एनवायरनमेंट को अवॉइड करें। अब बात आती है सिम्टम्स को लेके। सिम्टम्स में इनिशियली क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन था तो गला खराब, बुखार, ये सोर थ्रोट, इस तरीके के सिम्टम्स होने लगे। फिर धीरे धीरे सिम्टम्स में बढ़ोतरी होने लगी, लोगों ने कहा साहब टेस्ट जाने लगा, स्मेल जाने लगा, यहाँ तक तो लोगों के समझ में आने लगी। पर फिर भी एक ही चीज़ दिमाग में रही कि ये है तो सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही रिलेटेड। तो क्या ये वायरस केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है, केवल लंग को, या यहीं पे अपर रेस्पिरेटरी को इन्वॉल्व करता है, या इसके प्रेजेंटेशन के अंदर दूसरे ऑर्गन्स भी आके इन्वॉल्व हो सकते हैं? इसमें सर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलावा बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट हुए हैं जो हम लोगों ने पिछले 8 महीने में देखे हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलावा अगर हम बात करते हैं जीआईटी में पेनक्रियाज की बात करते हैं, तो वहाँ पे जिनका ब्लड शुगर इम्पेयर्ड था, इम्पेयर्ड का मतलब फ्रैंक डायबिटिक नहीं थे, वो पेशेंट फ्रैंक डायबिटिक बन गए। जिनका ब्लड शुगर 90 से 110 के आसपास रहता था फास्टिंग, और जिनका खाना खाने के बाद 140, 150, 160 रहता था, वो फ्रैंक डायबिटीज मोर देन 200 ब्लड शुगर में कन्वर्ट हो गए। दूसरा, जिनका ब्लड शुगर 300, 200 के ऊपर रहता था, जो डायबिटिक पेशेंट थे, उनका 500 के ऊपर कन्वर्ट हो गया। तो वन इज इंपॉर्टेंट चीज़, ये डायबिटीज को अनकंट्रोल कर दिया इसने, पेनक्रियाज इन्वॉल्वमेंट किया। जीआईटी, अगर हम जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें जनरली सर ने जैसे बताया कि प्रेजेंटेशन में भी डायरिया बहुत ज़्यादा पेशेंटों को देखा गया। शुरू में नहीं था, कम था, लेकिन अब डायरिया भी कॉमन देखा गया है। अगर बात हम करें लीवर की तो हेपेटाइटिस आता है, गामा जीजीटी बढ़ने लग गया पेशेंटों का। ये मैं सिर्फ और सिर्फ वायरस की बता रहा हूँ, जो वायरस ने जो प्रेजेंटेशन दिया है। अगर हम बात करें हार्ट की, हार्ट पे बहुत से पेशेंटों को अरिथमिया डेवलप हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, हार्ट रेट कम होने लग गई है। तीसरी बात करें ब्रेन की, ब्रेन में कुछ केसों में देखा गया है कि लकवा मार गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से लकवा मारा है, कुछ में बिना ब्लड प्रेशर बढ़े भी लकवा मारा गया है। एनकेफेलाइटिस के केस अब तक एक दुक्के नोटेड किया गया। एनकेफेलाइटिस का मतलब था ब्रेन में इन्फेक्शन, वायरस की वजह से एंटीबॉडी। ये तो है वायरस की वजह से, वायरस की वजह से ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हुआ, आपका हार्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ है, लंग्स पहले से इन्वॉल्वमेंट है आपको, और जीआईटी इन्वॉल्वमेंट हुआ। उसके अलावा अगर वेरिएबल प्रेजेंटेशन की बात करें तो जब ये वायरल फेज चली जाती है, उसके बाद जो साइटोकाइन फेज होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये जो आपने बताया, इसका मतलब जितने भी कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे आपने बताया कि शुगर लेवल बढ़ जाना, लिवर पे असर होना, हार्ट पे असर होना, तो उसके लिए भी सजगता रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक बड़ा टिपिकल सा प्रेजेंटेशन आने लगा, वो ये है कि व्यक्ति कहता है मेरे 5-7 दिन पहले हल्का सा बुखार आया था, उसके बाद में ठीक हो गया। वो तो सोचता है कि यूँ ही हुआ था, कोई खास बात नहीं। फिर 7वें 10वें दिन एकदम उसको जो है तकलीफ होती है और वो आपके पास पहुंचता है कि साहब मेरे तो सांस नहीं आ रही, मेरे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। मतलब एक जो सेकंड वीक के आसपास व्यक्ति के आने पे एकदम तकलीफ होती है कि उसको सीधे एडमिट होना पड़ जाता है। ये क्या चीज़ होती है? क्या सेकंड वीक में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का डर लगता है और व्यक्ति को कुछ भी नहीं था, सडन ऑक्सीजन एकदम कम हो गई? ये क्या चीज़ होती है? हम इस पे बात करेंगे। वन इज प्री सिम्टोमेटिक फेज, अदर इज सिम्टोमेटिक फेज और पोस्ट सिम्टोमेटिक फेज। प्री सिम्टोमेटिक फेज में पेशेंट है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसके कोरोना हो चुका है, लेकिन वो स्प्रेड कर रहा है, लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो दूसरों को स्प्रेड कर रहा है। इसका मैं आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब आई सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक फेज इज वायरस की फेज है।
वायरस की वजह से जो आपने बताया साहब, खांसी हो सकती है हल्की, जुकाम हो गया, गला खराब हो गया, बॉडी एक हो गया, आपके लूज मोशन हो गए, टेस्ट सेंसेशन चले गए, दिस इज वायरल फेज। दिस इज अप टू 5 to 6 days, 7 days तक वायरल फेज हो सकती है। वायरल फेज होने के बाद बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है वो वायरस से लड़ती है, जो मैंने आपको बताया कि साइटोकाइन स्टॉर्म, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म में क्या होता है कि बॉडी वायरस से लड़ती है, बॉडी वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी जनरेट करती है। वेरियस जो अपनी मैकेनिज्म होती है उसमें मार्कर्स होते हैं, IL-1, 6, TNF अल्फा, और जो कोगुलेशन कैस्केड होता है वो जनरेटेड हो जाता है। एक साथ पूरी बॉडी वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है तो बॉडी खुद को नुकसान करना चालू कर देती है। वो वायरस को डैमेज कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन खुद को नुकसान करना, उससे क्या होता है कि लंग्स में इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। एक साथ पेशेंट आता है 7वें 8वें दिन कि सर मैं 7 दिन पहले बुखार था, जैसे आपने बोला सर, उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक था, एकदम मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही, या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, या मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मुझे थकान ज़्यादा होने लगी पहले के अपेक्षा। वो 24 से 48 घंटे बढ़ता है। तो ये जो क्रिटिकल फेज है 48-72 घंटे तक हो सकता है। इसमें पेशेंट सीरियस होता है अधिकतर यही एक रेड फ्लैग साइन है कि आपके पेशेंट तो भूल जाता है बुखार आया भी था या हल्का आया था, लेकिन इसमें भी क्या है कि हर पेशेंट के नहीं होता है। ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है, 60 साल 65 साल से ज़्यादा उम्र है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी गुर्दे रोगी है, क्रोनिक किडनी डिजीज वाले रोगी है, हार्ट वाले पेशेंट है और कैंसर वाले पेशेंट है, इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। क्योंकि जो साइटोकाइन फेज होती है इनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में होती है, या कोई क्रोनिक स्टेरॉइड पे हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट हो, इनके लिए घातक होता है। क्योंकि एंटीबॉडी जो बनती है वो नुकसान करती है, वायरस अपना काम कर चुका होता है। ये मतलब इसका मतलब सेकंड वीक अपने सेकंड वीक 7 से 10वें दिन में बहुत क्रिटिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय व्यक्ति को सजग रहना चाहिए और कोई भी सिम्टम है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब कंट्रोवर्सी आती है डायग्नोसिस को लेके। व्यक्ति के जैसे ही टेस्ट लिखा जाता है तो एक कोविड-19 लिखा जाता है, जहां सिम्टम लगते हैं वहां आप लिखते हैं HRCT टेस्ट। व्यक्ति अपना कोविड-19 कराता है, मेरा नेगेटिव आया, पर आप कहते नहीं, आप उसको HRCT टेस्ट कराएं। तो क्या HRCT टेस्ट से भी आप डायग्नोसिस का कंफर्मेशन करते हैं, भले कोविड-19 आपका नेगेटिव हो? आपके क्वेश्चन सर बिल्कुल वाजिब पूछा है आपने। शुरू में क्या होता है, मैंने जैसे बताया प्री सिम्टोमेटिक कुछ भी नहीं होता उसका, वन इज सिम्टोमेटिक, और तीसरी साइटोकाइन फेज, 3 फेज है। हम लोग जब पेशेंट आते हैं तो उसके सिम्टम्स के आधार पे बताते हैं कि भैया आपके सिम्टम्स है, आपको कोविड टेस्ट कराओ। कोविड टेस्ट में जो RT-PCR कराते हैं उसकी सेंसिटिविटी 70% है। 100 में से 70 आदमियों के ही पॉजिटिव आएगा, 30% फिर भी छूट जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें लगता है पेशेंट सिम्टोमेटिक है, इसके कुछ ना कुछ होना चाहिए, हमें लगता है कि इसके कोई वायरल इलनेस होनी चाहिए, तो फिर हम HRCT थोरेक्स कराते हैं। HRCT थोरेक्स बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, कोराड स्कोर से लेके बहुत सारे स्कोरिंग सिस्टम इसमें बन गए हैं। तो उसके बाद भी अगर हम सिटी में आ जाता है, सिटी में आ गया, अगर 9 या 10 का स्कोर है या 11 का स्कोर है, मोर देन 50% लंग इन्वॉल्वमेंट हो गए, चाहे कोविड नेगेटिव आए, चाहे RT-PCR नेगेटिव आए, तो भी हम लोग कोरोना का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, पहली चीज। दूसरी, हम लगातार उसका सैंपल भेजते हैं। अगर CT स्कोर आ गया तो हम सेकंड सैंपल भेजेंगे, थर्ड सैंपल भेजेंगे। हमें लगता है कि हो सकता है एक सैंपल में नहीं आया हो, दूसरे सैंपल में नहीं आया तो तीसरे सैंपल में आ जाए। CT इज कोरिलेट विद द RT-PCR। CT इटसेल्फ खुद की कोई इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है CT, कि मैंने CT करा लिया, मेरा RT-PCR नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। आप दोबारा RT-PCR कराओ, तीसरी बार RT-PCR। RT-PCR इज ए कंफर्म गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, क्योंकि लंग में इन्वॉल्वमेंट, कोरोना, स्वाइन फ्लू, उसको हम नहीं भूल सकते भी, इसी मौसम में आता है। पिछले साल था स्वाइन फ्लू, उससे पिछले साल भी था, 2014 में ज़्यादा था, 14-15 में। लोकल न्यूमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, ये भी हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में होते हैं, इसलिए RT-PCR कंफर्म होना जरूरी है। इसका मतलब अगर किसी के लंग में इन्वॉल्वमेंट है तो भी उसको RT-PCR से कंफर्मेशन की 100% बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये चीज़ मानते हैं? एक जने होते हैं जिनका कोविड हुआ और सबको पता है 14 डेज का क्वारंटाइन इज मस्ट, भले आपके कुछ भी हो, एक बार अगर आप पॉजिटिव आए हो तो 14 दिन आपको क्वारंटाइन रहना है। वो व्यक्ति ठीक है, बिल्कुल उसकी रिपोर्ट्स भी सारी ठीक है, और वो टेस्ट कराता है 18वें दिन, 20वें दिन, 25वें दिन, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वो पॉजिटिव, उसके सारे घर वाले कहते हैं भाई ये तो अभी पॉजिटिव है, अभी भी इसके तो इन्फेक्शन कर सकता है, वो डरा घर में बैठा रहता है।
उसको कोई प्रोसीजर कराना है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है भैया जब तक 2 नेगेटिव नहीं आएंगी मैं आपका इलेक्टिव प्रोसीजर, इमरजेंसी की बात अलग है, इलेक्टिव प्रोसीजर नहीं करूंगा। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जनरली क्या होता है कि कोरोना आज किसी ने टेस्ट कराया, आज अगर मैं 0 मानता हूँ, 0 डे, जनरली अगला टेस्ट 7 से 8 दिन या 10वें दिन करा लेना चाहिए उसको। अगर 10वें दिन वाला टेस्ट पॉजिटिव आता है, अगला टेस्ट उसके 7 दिन बाद कराना चाहिए। 17वें दिन हो गया, फिर भी अगर पॉजिटिव आ रहा है, तीसरा टेस्ट उसके 5 या 7 दिन बाद करा लेना। फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, अब हो गए हमारे 21 दिन। 21 दिन में 2 चीज़ें हैं, एक तो एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आने लग जाता है। एंटीबॉडी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म जो कोरोना के लिए आपकी रक्षा करती है, तो एक तो एंटीबॉडी टेस्ट कराओ 2 वीक के बाद, 3rd वीक में। कोरोना में 2 तरह के वायरस निकलते हैं, एक डेड एक लाइव वायरस। हमारे पास वायरल कल्चर से ही मैं बता सकता हूं कि भाई ये डेड है या लाइव वायरस है, दोनों चीजें हो गई। तो एक तो आपने एंटीबॉडी टेस्ट करा ली, दूसरा वायरल कल्चर अभी अवेलेबल नहीं है और है बहुत कॉस्टली होता है कि वो लेबोरेटरी के लिए यूज किया जाता है, हमें इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए। तो जनरली ये है कि आप 21 दिन तक पॉजिटिव हो तो एक एंटीबॉडी टेस्ट करा लो, दूसरा मास्क तो लगाना ही है, आप चाहे नेगेटिव हुए हो या पॉजिटिव हुए हो। लेकिन अगर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, दिस इज इफेक्टिव, दिस इज इम्यूनिटी पासपोर्ट, जस्ट लाइक इम्यूनिटी पासपोर्ट। तो आप इम्यून हो चुके हो सकता है कुछ मेडिसिन है जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, डायबिटिक पेशेंट है, स्टेरॉइड ले रहा है, ये जनरली 4 वीक तक भी पॉजिटिव आ जाते हैं। एक पेशेंट देखा गया, रिसर्च जो जनरल्स आती है उसमें 185 डेज तक पॉजिटिव आया था। वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन थी उसकी मैलिग्नेंसी थी, स्टेरॉइड पे ले रहा था वो 185 डेज तक, क्योंकि उसमें वायरस क्लियरेंस बहुत धीरे होता है या फिर वो डेड वायरस होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। डॉक्टर महावर, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर व्यक्ति पॉजिटिव है, आपने कहा कि एंटीबॉडी बन गई उसके, तो इसका मतलब वो तो सेफ हो गया खुद, क्योंकि उसकी बॉडी डिफेंस। पर क्या वो स्टिल स्प्रेड कर सकता है? क्योंकि लोगों को जॉब ज्वाइन करनी है, जब जॉब ज्वाइन करने के लिए आदमी जाता है तो वो कहते हैं साहब आप नेगेटिव का सर्टिफिकेट लेके आओ, उसका नेगेटिव आता ही नहीं, वो चले ही जा रहा है। तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक एंटीबॉडी आ गई उसके बाद भी वो स्प्रेड कर सकता है? रिसर्च क्या कहती है? नहीं, रिसर्च ये कहती है वो स्प्रेड नहीं कर सकता, लेकिन उसको मास्क लगाना है और सामने वाले को भी मास्क लगाना, मतलब क्योंकि वायरस डेड हो चुका है, इतना लाइव नहीं होता है, क्योंकि साइटोकाइन फेज जो मैंने बताया, प्री सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक और साइटोकाइन तीनों फेजेस निकल चुके हैं, पेशेंट ट्रीटमेंट ले चुका है, तो इन्फेक्टिविटी नहीं होती। बस मास्क उसको लगा, वो तो वैसे भी भले ठीक हो जाए। अब बात आती है री इन्फेक्शन की। लोगों के अब मन में ये भी डर आने लगा, ऐसा तो नहीं मेरे को दोबारा भी, वैसे तो समय ही बताएगा री इन्फेक्शन कितना होता है, बट स्टिल वो ये चीज इसलिए कि जिनके आदमी के एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया, वो सूडो कॉन्फिडेंस जो उनमें जनरेट हो गया कि मेरे अब कुछ नहीं हो सकता, मैं आराम से खुला घूमूं, क्या सलाह देते हैं? सर री इन्फेक्शन के चांस तो अभी तक नहीं आए, ऐसे कोई किसी जनरल में हुआ भी नहीं है। फिर भी जो आदमी इन्फेक्टेड हो चुका है और जो इन्फेक्टेड होकर बाहर निकल चुका है, जिसके एंटीबॉडी बन चुकी है, वो सूडो कॉन्फिडेंस में ना रहे, क्योंकि कोरोना के अलावा भी बाकी वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, नॉर्मल कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया है। तो इसलिए मास्क जो एक सरकार की गाइडलाइन है, भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन कि हमें मास्क तो लगाना ही है, सैनिटाइजर जेब में रखना ही है, 2 गज दूरी बनाकर ही रखनी है, क्लोज स्पेस में नहीं मिलना है, हमें ओपन स्पेस में रखना है, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होनी है, ये तो जरूरी है। प्लाज्मा थेरेपी को भी लेके काफ़ी लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आई कि हाँ भाई प्लाज्मा थेरेपी जो है काफ़ी बेनिफिशियल है। आज प्लाज्मा थेरेपी या एंटीवायरल जो आप लोग इंजेक्शन बताते हैं, एक्चुअल स्टेटस क्या है? और हर इलाज में कहते हैं कि अगर जल्दी लगाओ तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, कोई भी बीमारी हो, इसमें समय पे ट्रीटमेंट की कितनी महत्वता है? अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, दिस इज एडिक्टिव इन मेडिकल साइंस। आपका डायग्नोसिस जल्दी हो गया, बीमारी का इलाज जल्दी चालू हो गया। हम बात करते हैं वेरियस थेरापेटिक ऑप्शन, क्या क्या बीमारी में क्या क्या दवाइयों के ऑप्शन हैं। माइल्ड केस, यंग एज, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, नथिंग टू वरी। आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या फेविपिराविर, पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज मोर और लेस इक्विलेंट है। माइल्ड केस की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपका लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डिस्निया नहीं है, माइल्ड फीवर रहा है बस, और यंग एज है आपकी उम्र, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं। अब बात करते हैं मॉडरेट और सीवियर और सीरियस कंडीशन की। मॉडरेट कंडीशन में लंग इन्वॉल्वमेंट अगर है, आपके डिस्निया है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 तक पहुंच गया है,
तो फिर हम लोग रेमडेसिविर का यूज करते हैं, जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइनें बोलती है, सीधा रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एंटीवायरल मेडिकेशन है जो इबोला वायरस, जिसकी मोर्टिलिटी 40% तक हुआ करती थी अफ्रीका में, उसके लिए यूज किया गया। दो चीज़ें और मैं बताऊंगा। अर्ली यूज ऑफ स्टेरॉइड विदाउट ऑक्सीजन नहीं देना है, नहीं करना है। जनरली क्या होता है कि वायरल रेप्लिकेटिव फेज पेशेंट आया, उसने चाहे आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लो, चाहे आप फेविपिराविर लो। आइवरमेक्टिन का मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इसकी कोई गाइडलाइन में कहीं कोई नाम नहीं है। विटामिन जिंक विंक और जितने भी ये एक सपोर्टिव मेडिकेशन है, नॉट अ प्रॉपर मेडिकेशन, तो इसके लिए तो अपन बात नहीं करेंगे। तो जनरली ये दोनों मेडिकेशन आप ले सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन और जो सिट्रीजिन वगैरह, पैरासीटामोल, लेकिन स्टेरॉइड नहीं लेना। अगर आप फर्स्ट फेज में आपने स्टेरॉइड ले लिया वायरल फेज में, तो वायरल फेज में वायरल रेप्लिकेट करेगा, वायरल रेप्लिकेट करेगा तो साइटोकाइन फेज तक वो रेप्लिकेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो वो कंटिन्यूस पॉजिटिव आएगा। जो सर ने कहा था कि 21 दिन पॉजिटिव, 28 दिन पॉजिटिव, जो 185 दिन पॉजिटिव पेशेंट आया था वो कंटिन्यूस स्टेरॉइड पे था, उसके पहले भी स्टेरॉइड था, वहां भी स्टेरॉइड दिया गया। तो वायरस जो भी पेशेंट है वो स्टेरॉइड पे लो डोज या हाई डोज वो कंटिन्यूस पॉजिटिव आते हैं। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। सारे लिटरेचर बोलते हैं कि जब तक पेशेंट ऑक्सीजन पे नहीं है, ऑक्सीजन का मतलब मॉडरेट और सीवियर, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन, वहां पर ही स्टेरॉइड चालू करें। रेमडेसिविर वहीं स्टार्ट होती है। प्लाज्मा थेरेपी मॉडरेट केस में ही स्टार्ट होती है, माइल्ड केस में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, सीरियस केस में वैसे भी कोई रोल नहीं है प्लाज्मा थेरेपी का। और फोर्थ, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, क्योंकि एक थ्योरी ये है कि इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, लंग्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, हार्ट इन्वॉल्वमेंट होता है थ्रोम्बोसिस की वजह से, तो मॉडरेट केस में चालू करते हैं। अब थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि माइल्ड केस शुरू में माइल्ड है, वो मॉडरेट सीवियर हो गया, तो अपन माइल्ड में चालू कर दें या मॉडरेट में चालू करें, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। तो जनरली जो मैंने बताया, रिस्क ग्रुप बताए, एज बताए, वो जनरली माइल्ड में रहता है। अगर डायबिटीज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, एज मोर देन 65 है, 70 ईयर एज है, तो फिर अपन माइल्ड में ही स्टार्ट करने का। हाई रिस्क ग्रुप को आप मान के चलते हो कि अर्ली इज बेटर, और डेफिनेटली इसकी एविडेंस है। अब बात आ जाती है कि प्रिवेंशन, क्योंकि कोरोना या कोविड-19 का एक ही इलाज माना जाता है कि उसको प्रिवेंट करो, आप नहीं हो। अभी तक सही इलाज तो यही है, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो 2 गज दूरी हो, जो सरकार रोज के रोज अपन को बताती रहती है। पर एक इम्यून बूस्टर बात आई, दूसरा आया कि सलाइन, गार्गल्स, स्टीम इनहेलेशन। संक्षिप्त में मैं चाहूँगा कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जो व्यक्ति घर में बाहर जाता है, अगर वो रोज आके अपने गार्गल्स करता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता है, स्टीम इनहेलेशन लेता है, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखता है, चाहे वो जितनी भी चीज़ें, आज मैं चाहूँगा इतना समय नहीं है, पर जितनी भी चीज़ें अपन को इम्यून बूस्टर बताई जाती लेता है, तो डेफिनेटली उसकी जो सीवियरिटी ऑफ इलनेस उसको अपन कम कर सकते हैं। संक्षिप्त में क्या कहना चाहिए? हाँ सर, इसके लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। पहली इम्यूनिटी बूस्टर तो सैनिटाइजर है, और दूसरा मास्क है, और तीसरा 2 गज दूरी है। जो भी आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, ये कोई सपोर्टिव मेडिसिन है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फोर्थ, सबसे इम्पोर्टेंट जो इनके जितने भी मेडिकल में अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं और जितने भी रिसर्च हुए हैं, उनमें इनका कोई रोल नहीं अब तक आया। लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज में लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हम पेशेंट जो कोरोना हो जाता है उनको भी हम मेडिसाइजर देते हैं, स्टेबल पेशेंट को भी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट बात यही है डॉक्टर, जो महावर ने कही है कि जो अपनी 2 गज दूरी कही जाती है, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजेशन करना, यही आज तक जो अवेलेबल वैक्सीन जिसको मान ले वो यही है। अगर ये व्यक्ति इन चीज़ों का ध्यान रखता है तो ये मान के चलें एक तरीके से वो वैक्सीनेटेड है। जब तक वैक्सीन आएगा तब तक आएगा, पर अगर ये प्रिकॉशंस रखता है, इसके अलावा किसी भी गलत फहमी में ना रहे, अगर ये चीज़ों पे अपन ने बैरियर तोड़ा, तो आप मान के चलें कि आपको कोविड-19 हो सकता है अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट के अंदर आए हो। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी से भी आप मिलें, खुले में मिलें, कोशिश करें ना मिलें तो खुले में मिलें, थोड़े समय के लिए मिलें, दूरी बनाए रखें, मास्क लगा के रखें और हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान दें। और जैसे डॉक्टर महावर ने बताया कि इसका जो इलाज है, अगर आप हाई रिस्क ग्रुप के अंदर हो, डायबिटीज़ है, उम्र ज़्यादा है, कोई भी किसी भी तरीके की आपको इलनेस है, तो उसको समय घर पे ख़राब नहीं करके तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो इलाज अगर समय पे लगता है तो आपके कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकता है। डॉक्टर महावर आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।